चालू बड़े हो, चालू बड़े हो सारे के सारे। लिखो दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शन which are not of, लिखो सारे, फर्स्ट ऑर्डर but under आवाज आ रही है ना, some condition Yes, ma'am. it appears फर्स्ट ऑर्डर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोमल, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम जल्दी आने की ट्राई करना। फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये तो है एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है, और आपको नंबर लेने के लिए। वेरी गुड, शाबाश। दोस केमिकल रिएक्शन विच आर नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सम कंडीशन इट अपीयर्स फर्स्ट ऑर्डर। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर से ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कई बार आ भी जाए, पता नहीं है एग्जामिनर का, है ना, लेकिन हाँ आपके बोर्ड्स में आ सकता है। तो आपके जो भी एनसीईआरटी में जो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन है आप लोगों के, वो आप कर लेना, बस उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे एक बार थोड़ा सा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैंने जनरल यहाँ पे लिखी है इक्वेशन, a प्लस बी से प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या बोल रही हूँ मैं, मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मुझे इसका रेट बताओ, क्या लिखूंगी मैं, a के रिस्पेक्ट में अगर K A की पावर 1 B की पावर 1, है ना। हाँ, और इस क्वेश्चन से मेरे को याद आया, जो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों ने ग्रुप में पूछा हुआ था ना, वो एक की डबल हो जाएगी दूसरी की डबल, ऐसे वाले क्वेश्चन नीट में भी आए हुए हैं, है ना, करवाए थे ना। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, जो अभी ग्रुप में भेजा था एक स्टूडेंट ने, चलो नीतिका नहीं भेजा था शायद। यानी कि अगर मैं बच्चे कंसिडर करूं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कि मेरी ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ, तो आप बोलोगे कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 है ना। ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर आ गया 2। एंड व्हाट अबाउट मॉलिक्युलरिटी, यू नो वेरी वेल, equal to 2. हाँ, रिएक्शन जो ऑर्डर है और जो मॉलिक्युलरिटी है वो क्या होता है बच्चे, सेम होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मान लो ये अपनी तरफ से आपको एज्यूम करना है, assume concentration of B is in excess, यानी कि जो B की कंसंट्रेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है A से, तो इस केस में जो आपका अब रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं इस चीज को, है ना। मान लो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, है ना, अब आपके पास ये 2 रिएक्टेंट है बेसिकली, जिससे आपका प्रोडक्ट बनने वाला है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बी की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा ले रही हूँ, मतलब जो आपका चेंज आएगा रेट में, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, वो किसकी वजह से आएगा, वो ए की वजह से आएगा। क्यों, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन कम है, बी तो बहुत ज्यादा है, बी तो बहुत ज्यादा, अगर आप कोई रिएक्शन वगैरह कराते हो तो उसकी कंसंट्रेशन में ना के बराबर चेंज आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एक्सेस में, अगर कोई चेंज आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यानी कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ऑर्डर क्या था, 2 था, मॉलिक्युलरिटी 2 थी, लेकिन अभी जो ऑर्डर हो गया है वो क्या हो गया बच्चे, 1 गया है। कब हुआ है 1, जब मैं अपनी तरफ से मान के चली हूँ कि मैंने मान लिया कि जो बी की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चे, व्हाट अबाउट मॉलिक्युलरिटी, वो 2 होगी, वेरी गुड, मॉलिक्युलरिटी 2 ही रहेगी, मॉलिक्युलरिटी 2 ही रहेगी। क्यों 2 रहेगी, क्योंकि इसमें आप ए भी ले रहे हो और बी भी ले रहे हो, दोनों से ही क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी तो इसमें 2 रहेगी। यानी कि जब आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हो तो आपका ऑर्डर तो 2 से 1 हो गया, बट मॉलिक्युलरिटी विल रिमेन सेम, ठीक है। ये तो था सिर्फ समझाने वाला फंडा। इससे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है ऐसे, क्वेश्चन आता है ऐसे। एग्जाम्पल देखो बच्चे, आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करने हैं, 1-2 जो एक्स्ट्रा हैं वो मैं करवा रही हूँ। ये क्या है, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो, RCOOR- क्या होता है, एस्टर। बच्चे ना ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं और उनको एस्टर और ईथर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, एस्टर आपका ये होता है और ईथर आपका ये होता है, ठीक है। ईथर में होती है ROR- लिंकेज और आपका एस्टर में होता है RCOOR, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एस्टर है,
एस्टर की क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है। हाइड्रोलिसिस बोले तो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में, राइट। अच्छा, और आपको पता है एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको एक एसिड मिलता है, एक आपको अल्कोहल मिलता है। ये वाली रिएक्शन आपने सुनी होगी, देखी भी होगी। यस मैम। ठीक है, शाबाश। एक एसिड मिलता है, एक अल्कोहल मिलता है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में ये मान के चलूं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर मैं कंसीडर करके चलती हूँ कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप बोलोगे इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, और इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी बच्चे वो भी क्या होगी, 2 होगी। लेकिन तब क्या, जब वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो आपका रेट किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, सिर्फ एस्टर पे। एस्टर की कंसंट्रेशन पे। तो इसमें वही है, सेम लिखो, ऑर्डर हो जाएगा 1 और मॉलिक्युलरिटी क्या रहेगी बच्चे, 2 रहेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, जो लिख लो यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम किसका एग्जांपल है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बच्चे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये टिप्स पे होना चाहिए आपको, जब भी आपको कोई बोले सूडो फर्स्ट ऑर्डर तो आपके माइंड में एग्जांपल घूमने चाहिए, क्योंकि वो एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछता है। हालांकि इतने क्वेश्चन आए नहीं हुए इससे, ठीक है। अच्छा, इधर देखो बच्चे, हाँ, और अगर कोई मान, इधर देखो, इधर अब जो रेट है, यानी कि जो, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मेरे पास ये था ना, मैम ये था, लेकिन अब वाटर की कंसंट्रेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दूं, के डैश, कोई दिक्कत है क्या? यस मैम। नो मैम। तो इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, सूडो रेट कांस्टेंट। सूडो रेट मैम दोबारा बता दी। देखो बच्चे, जैसे अगर मान लो कि जो रेट है आपका इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको बोलूं एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन मैं क्या कंसीडर कर लिया मैंने साक्षी, कि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, राइट। तो ये कांस्टेंट, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये भी कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट को मैं ये लिख सकती हूँ ना, एक अलग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना, है ना, वैलिड है। तो अगर मैं इसको एक के डैश नाम दे दूं इन दोनों को मिलाकर, तो के डैश यहाँ पे क्या है आपका, सूडो रेट कांस्टेंट। समझे, ये आपको कई कई बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, सूडो रेट कांस्टेंट। कहीं लिखा मिले फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, मैम ये क्या सीन है। ठीक है जी, समझे, कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल चिंदी सा कंसेप्ट था। ठीक है, इसमें आओ बच्चे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। आपको पता है सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको क्या मिलता है बच्चे, बायो पढ़ी है, मैम ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आपका कार्बोहाइड्रेट वाला जो चैप्टर है आपका 12th में भी है ना, एक और जो आप 11th में भी पढ़ते आते हो बायो में, है ना। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम है। अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर करूं तो जो मेरा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे बच्चा, और वेरी गुड, पानी की कंसंट्रेशन पे। ठीक है जी, अच्छा, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया इसका मनीषा, 2 हो गया। निगम मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई। प्रियांशु, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एक्सेस ले लूं, कितनी होती है वैसे वाटर का कंसंट्रेशन, कोई मुझे बताएगा क्या? 55.55। बट इंटेलिजेंट तो तुम लोग, तो याद है, रटा हुआ है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका रेट होगा, मैं यहाँ पे के डैश लिख देती हूँ, वो सिर्फ डिपेंड करेगा सुक्रोज की कंसंट्रेशन। और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर था तो दिखने में तो हायर ऑर्डर की थी, लेकिन कुछ कंडीशन अप्लाई करके मैंने इसको क्या बना दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर दिया, लेकिन इसकी मॉलिक्युलरिटी अभी भी 2 रहेगी। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है अगर कभी आया इससे क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला, मैम पीछे वाली स्लाइड। अगर आपने बच्चे ये पढ़ा हो ऑर्गेनिक में कि जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस है वो एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है, दोनों में होती है उसकी, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक्सेप्शनल है, आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं पहले बता रही हूँ, है ना। तो ध्यान रखना बच्चे, जो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की जितने भी एग्जांपल्स है ना, अगर आपने नोटिस किया तो मैं एसिडिक मीडियम ले रही थी,
यस मैम, H प्लस लिखा हुआ है उधर। हाँ, मैम ये H प्लस लिखा हुआ है। तो जब मैं बात करूंगी बेसिक मीडियम की ना, तो ध्यान रखना इसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो यानी कि इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? एस्टर की कंसंट्रेशन पे भी करेगा और H2O। यस मैम और वाटर की पानी की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड। गुंजन, मेरे को क्वेश्चन नहीं भेजे तूने, ठीक है? कौन से मैम? मॉड्यूल्स के। मॉलिक्युलरिटी भी क्या हो जाएगी बच्चे? 2 हो जाएगी, ठीक है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बोल रही हूँ ये टॉपिक, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में मैं आर्हेनियस इक्वेशन कराने वाली हूँ। तो आई होप ये 3 एग्जांपल अगर आपसे कोई नीड में भी पूछे, ध्यान रहेगा कि बेसिक मीडियम में देयर इज नो सूडो फर्स्ट ऑर्डर कंसेप्ट। सिंपल आपका जो रेट है दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर भी 2 एंड मॉलिक्युलरिटी भी 2 होगी। मैम स्लाइड दिखा दीजिए पीछे। ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो, जल्दी करो। जो मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन भेजे थे, निगम तुम भी भेजोगे, प्रियांशु, ठीक है, राधिका, जिसने भी नहीं भेजे, मेरे पास सिर्फ 3 बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं, बाकी किसी के नहीं आए। 20 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे मेरे पास आज। मैम रात तक भेज दूंगी मैं। ओके, निशा आ गई। निशा बेटा थोड़ा सा टाइम पे आया करो बच्चा। ओके मैम। जुनैद भी आ गया, कोमल, चलो मैम आप। हो गया। मैम हो चलिए, गया। अब हम थोड़ा सा काम की चीजों पे आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, इजी है। आपको याद है, अपनी फर्स्ट क्लास याद करो। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग बताए थे, है ना? यस मैम। है ना? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और धीरे धीरे हमने 1 बाय 1 उन सबको पढ़ा भी था, है ना? हमने 1 बाय 1 उनको पढ़ा भी था। तो Yes. मैंने आपको कहा था कि जो रेट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है, रेट कांस्टेंट का या रेट का, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में करवाऊंगी। तो आज वही दिन है, ठीक है? तो बेसिकली मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मान लो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, उसका कोई रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, राइट? लेकिन मान लो आप उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हो। मान लो वो रिएक्शन आप चाहते हो कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, है ना? तो आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, और आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट है वो बढ़ेगा, यस मैम। है ना? और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको पता है रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो वो भी, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसा क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से अंदर क्या क्या हो जाता है उनके बीच में? तो आपको पता है, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। काइनेटिक एनर्जी बोले तो स्पीड, अगर अपनी भाषा में बोले स्पीड, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ने से क्या होगा? धक्का मुक्की होगी, कोलिजन होंगे, और कोलिजन होंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? अब कोलिजन कैसे होने चाहिए, उनके लिए कंडीशन है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, कोलिजन शुड बी इफेक्टिव। वो मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगी? कोलिजन थ्योरी में पढ़ाऊंगी, ठीक है? अभी सिर्फ ये बात सुनो कि ये देखा गया, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट रेट बोलो या रेट कांस्टेंट बोलो, किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स हो जाता है, अगर आप टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो? 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, उसका टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो, तो ये देखने को मिला कि उसका जो रेट है, या यू कैन ऑल्सो से रेट कांस्टेंट है, वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। जनरली वैल्यू जो रहती है अराउंड 2.1 2.2 रहती है, इसलिए हम ये लिख देते हैं 2 to 3, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है? जनरली इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम बोलते हैं कि अगर 10 डिग्री से राइज कर देते हैं टेम्परेचर, तो जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या करता है? डबल हो जाता है, 2 to 3। अगर मान लो बच्चे, अगर आपके पेपर में, ध्यान से सुनना, अगर आपके पेपर में टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दे रखी होती, मैं जनरली इसको ना 5 से रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर आपके पेपर में 5 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे? 5 की वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे। आप लिख लो, कंसिडर 5 की वैल्यू 2 इफ नॉट मेंशन इन एग्जाम। जैसे आप देखो बच्चे, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है अलग अलग टेम्परेचर्स पे, आप देख पा रहे हो? ये 20 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है, उसका देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पड़ गई ना? यस मैम। और देखो 40 डिग्री मैम ये आपने 5 का फॉर्मूला लिखा है साइड में।
हाँ जी बोलो बेटा। मैम साइड में अपने फाई का फॉर्मूला लिखा है के टी प्लस 10 अपॉन में के। हाँ ये लिख लो, वैसे ये इतना काम का नहीं है, जो फॉर्मूला काम का है वो मैं आपको भी बताऊंगी, ये इतना काम का नहीं है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, देखो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है, यस मैम बढ़ रहा है। 2 टाइम्स ही बढ़ रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो बात थी आप लोगों को समझाने का कि कैसे कैसे जो है आपका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें क्या सोल्व करने हैं, जल्दी बोलो। न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं न्यूमेरिकल, यहाँ से न्यूमेरिकल आए हुए हैं, चाहे वो जेई की बात कर रही हूँ, चाहे वो मैं नीट की बात कर रही हूँ। तो ध्यान रखना बच्चे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर आप चाहते हो मैम दोबारा लिख दो तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। लिखो इसको, R2 by R1 इज इक्वल टू K2 by K1। अब मैम ये इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा ना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस इसीलिए चाहे आप R2 by R1 लिखो चाहे K2 by K1, ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है एग्जामिनर रेट की बात कर ले, हो सकता है एग्जामिनर रेट कांस्टेंट की बात कर ले, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से। फाई क्या है बच्चे, फाई क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो क्या कंसीडर करोगे, 2, ठीक है। डेल्टा टी क्या है बच्चे, टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये हमेशा ध्यान रखना फाई इनटू डेल्टा टी अपॉन ना 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 पावर में है बच्चे, मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं। मैंने फाई लिख दिया। फाई की पावर डेल्टा टी बाय 10 है, मल्टीप्लाई में नहीं है, हो सकता है देख के लग रहा हो बट है नहीं, ठीक है। और ध्यान रखना बच्चे, जो डेल्टा टी है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, चेंज कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। आपने सुना भी होगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हो ना, चेंज कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। तो यानी कि T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1, बोलो हाँ या ना। इस फॉर्मूले को सारे के सारे जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हो, अर्चना, अनुष्का, अर्पिता, अनुष्का, 2 अनुष्का यहाँ पे आज, ठीक है, आप लोग प्लीज इसको अच्छे से यहाँ पे बिठा लो ताकि हम क्वेश्चन कर पाए। मैम K1 के बाद इक्वल टू का साइन है। हाँ बच्चे, ठीक है। मैम ये लिख ले। हाँ हाँ मैम लिखो लिखो लिखो, हाँ बेटा। मैम टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेल्सियस में होगा तो उसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस चाहे आपका सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, नो नीड टू चेंज। डिफरेंस तो सेम आता है। हाँ जी बेटा, डिफरेंस तो सेम ही आता है दोनों में। हाँ क्योंकि डिफरेंस सेम आएगा, है ना, क्योंकि अगर आप मान लो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो 273 ऐड करोगे, वो आप सेल्सियस में भी एज इट इज छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, है ना, चेंज में कोई। याद करो ना, वो बताया था मैंने, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन। यस मैम, मैंने फ्रीजिंग पॉइंट में बताया था। मैंने कहा था कि बेशक डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, एक ही बात है बच्चे, ठीक है। इसको जल्दी लिखो क्योंकि मैंने तो पहले लिख लिया, सबने लिख लिया। वाला जो है वो भी सेम है ना। अर्पिता क्या बोलो बेटा, अर्पिता कैन यू रिपीट। मैम नीचे वाले क्वेश्चन सेम है। ब्लू कलर में लिखा है या हाँ ग्रीन ये कलर। सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये देखो ना मैंने अलग अलग लिख के दिखा दिया आप, ठीक है। चलो आगे। यस मैम। तो फिर आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। चलो क्या लिखा हुआ है, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2, यानी कि फाई की वैल्यू 2, ओके ठीक मैम। है। आपको क्या निकालना, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस। आपको सपोज मान लेते हैं R2 निकालना है और टेम्परेचर क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पे वो बोल रहे हैं कि जो रेट है वो कितना है बच्चे, R है। क्वेश्चन को समझ आया क्वेश्चन। यस मैम। तो बस निकाल लो R2 by R1 5 by 10। अब R2 मुझे नहीं पता है बट मुझे R1 पता है, 5 भी पता है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 60 minus 20 40 by 10। यस मैम। R2 क्या हो जाएगा बच्चे, 16 R आ जाएगा। बोलो यस मैम। क्वेश्चन को और मैम कैसे 16 आर। इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हो, जैसे बच्चे देखो मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मैं 30 पे चली गई, है ना, समझ रहे हो, मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया तो जो उसका रेट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। 30 से 40 गई तो रेट क्या हो जाएगा, उसका डबल, यानी कि 2 की पावर 2 टाइम्स। 50 कर दिया तो 2 की पावर 3 टाइम्स, और 60 कर दिया तो
2 की पावर 4 टाइम्स। देख रहे हो? यस मैम। यस हाँ ठीक है, ये ऐसे करोगे तो टाइम जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इसके लिए क्या है फॉर्मूला। ओके जी, बोलो जी। यस मैम। यस बढ़िया जी, चलो जी आगे करो फिर। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन आ जाओ। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज 3। अब देखो ना, उन्होंने अपनी तरफ से ही दे दिया कि 5 3 है, ठीक है मैम। यस हाउ मैम। मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे बाय 30 डिग्री, ओ सॉरी 30 केल्विन, ठीक है। तो लगाओ फिर फॉर्मूला लगाओ, रेट बताना है। ये मैम इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन मानेंगे ना? हाँ जी बेटा। मैम सी होगा। प्रियांशु कुछ कह रहे थे या निगम कुछ कह रहा था बेटा? मैं ये बोल रहा मैम, इनिशियल जो टेम्परेचर होगा मैम उसको 0 केल्विन मानेंगे। टेम्परेचर क्या देंगे मैम? भाई इंक्रीज ठीक दे है। रखा है ना, तो डेल्टा इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 30 डिग्री केल्विन, आपने टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से या 30 केल्विन से बढ़ा दिया, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 30 माइनस 0 कर लो, 30 केल्विन ही आ जाएगा, यस ठीक मैम। है। यस चलो अब कर लो। ये वाली ना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेज्ड बाय, है ना, आपने देखा होगा क्वेश्चंस में, रेज्ड बाय, लोवर्ड बाय, रिड्यूस बाय, है ना, ये मैम वाली। टू और बाय सबसे खतरनाक हाँ, शब्द है। 2 और बाय सबसे खतरनाक होते हैं, क्वेश्चन को गलत करवा सकता है, ठीक है। चलिए, फाई की वैल्यू क्या है 3, डेल्टा टी क्या है 30, तो कितना मैम बचेगा? 27। 27 हो जाएगा, यस मैम। हो गए मैम। हो ही गया होगा। मैम ये मैंने करा दिए थे कल। यस मैम कर इसमें Yes. किसी को कोई समझना है क्वेश्चन तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूं। नो मैम। चलूं आगे? यस यस मैम। यस चलो मैम। आज तुम्हें मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, यस मैम दो। ठीक है। वैसे ये आज का जो टॉपिक है मैं भी आपको कराऊंगी आरएमएस इक्वेशन, इस पे लिख लो 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का। 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का हमेशा आता है, इस बार भी आया था 2023 में, 2022 21 आता ही रहता है, हर अल्टरनेट ईयर्स पे आ जाता है, और कभी मन करे तो डे हर साल आता है। तो आज की जो डेट है, वैसे अपनी जल्दी बताओ ना कौन सी डेट है? 16 16 में। 16 मई। ठीक है, आप मेरा B02 बैच हो, मेरा अल्फा बैच हो, ठीक है, यस। माई अल्फा स्टूडेंट्स। चलो ठीक है। तो आरएनएस इक्वेशन को शुरू करने से पहले बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के। जितने भी क्वेश्चन है, ये जेई मेन का है, ये एडवांस का है, ये वाला क्वेश्चन ये भी एडवांस का है, बस 3 क्वेश्चन है, करो। डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट रेट कांस्टेंट ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर, है ना, रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, माइक्रोग्राम पर ईयर दिया हुआ है। How many years are required for the decomposition of 5 microgram of X into 2.5 microgram? समझे क्वेश्चन? पहले तो ये डिसाइड करो कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेंशन ही नहीं किया हुआ उन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि हमें आदत होती है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाने की, है ना। लेकिन आप यूनिट का कैसे पता करोगे बच्चे? रेट कांस्टेंट से क्या दिया हुआ है? 0.05 0.05 पर ईयर। याद करो, ऐसा किस में आता था? 0 ऑर्डर में मैम। फर्स्ट ऑर्डर में। 0 ऑर्डर में आता था। 0 ऑर्डर। अगर फर्स्ट Yes, ऑर्डर ma'am, zero. होता, अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो वो सिर्फ क्या लिख के देता, पर ईयर लिख के देता, है ना। याद करो, जो 0 ऑर्डर था उसमें क्या था, मोल पर लीटर पर सेकंड, समझे? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि जो ये रिएक्शन है वो कैसे ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर की, ठीक है बच्चे। अच्छा, बस तो 0 ऑर्डर के लिए इक्वेशन बताई थी मैंने, एक CT माइनस C नोट माइनस KT Yes, ma'am. बताई थी, KT। यस हम मैम। बचपन में क्या बोलते थे उनको, कैट को कैटी, है ना, कैटी बोलते थे ना, वो छोटे Yes. छोटे आते भी थे, टॉयज आते थे, मेरे पास तो बहुत सारे थे भाई, मेरे पास पूरा बैग भरा रहता था बचपन में। आओ इधर आओ, सीटी क्या है मुझे कोई बताएगा? व्हाट इज सीटी? लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 2.5 बहुत बढ़िया। सी नोट क्या है?
5. 5 माइनस 0.05 इंटू टी। टी निकालना ही है हमें। और अगर आप यूनिट भी साथ लिख के चलेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिट कैंसिल हो जाएगी और ईयर में आंसर आएगा। तो बस अब जल्दी से मैम, मुझे बता दो कि 50 कितना आएगा 50 आंसर। ईयर आएगा मैम। 50 ईयर आ रहा है। मैम यस मैम। एक मिनट। हाँ निकाल लो निकाल 50 लो। आएगा, 50 आ रहा। 50 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। टाइम यही आएगा, यही आएगा। वेरी गुड। 4 नंबर दे दो। मैम 50 ईयर आ रहा है। आ गया मैम। टाइम दे दो अपना, टाइम मार्क्स दे दो अपने आप को 4 नंबर। मैम दे दिए। मैम दीपक सबसे पहले आंसर देता है, हमें सॉल्व नहीं करने देता और फिर हमें बोलता है हमारा आंसर देखो। मैम ये गलत में सच में चलो। गलत है ये। अच्छा ठीक है, दीपक सबसे लास्ट में बोलेगा तू, ठीक है बेटा। मैम अगर कोई जल्दी आंसर Okay. देता है हमारा क्या प्रॉब्लम है? वो तो मैम मैम फिर उसकी पता है स्पीड हमें तेज ऐसा करने लगता है को कि और हम चाहिए। क्या कर रहे हैं। हाँ एक बार उसने बोला था तुम लोग पहले बोल दो। नहीं नहीं सुनो सुनो। सॉल्व करने में तो टाइम लगता है। हाँ चलो सही है ना, फिर कंपटीशन बढ़ रहा है ना ऐसे कि अगर मान लो दीपक जल्दी सोल्व कर रहा है, हो सकता है जब मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ उसने तभी सोल्व कर लिया हो। बेशक टाइम सेम लगा, हो सकता है तुम लोगों ने टाइम सेम लगाया हो, बट हो सकता है कि उसको मेरे से बोलने से पहले ही क्वेश्चन समझ में आ गया और उसने जल्दी से कर दिया हो। तो कोई बात नहीं है, अब दीपक बाद में ही आंसर देगा। चलो आज ये वाला क्वेश्चन करो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट में जा रहा है, टी हाफ जो है वो 10 डेज है। मैम टी हाफ 10 डेज है। 1 मिनट आ रही हूँ बेटा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/4 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए इज। करो तुम सारे। हाँ कुंजन बोल बेटा। मैम ये मुस्कान मेरे को मैसेज कर रही है कि मेरे 40 आए हैं। किसमें 40 आए हैं? ये लास्ट पिछले क्वेश्चन का आंसर उसका 40 आया है। अच्छा 40 आ रहा है बेटा तुम्हारा। तो मुझे बताओ ना, इसको गुंजन को क्या करोगी बता के। मुस्कान नहीं आया बेटा आंसर, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। इधर देखो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। टी मैम, हाफ yes, दिया हुआ मैम। है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, जल्दी बताओ। के निकालना। ये निकालेंगे फिर। तो 0.693 या 7 ले लो, डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद? 0.0693। यस मैम 0.07। हाँ मतलब 0.07 ले लो। उसके बाद आपको टाइम निकालना है ना। तो 2.303 डिवाइड बाय के लो। अब मुझे ध्यान से बताना इसका मतलब क्या है। 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए। मैम 25%। मैम 3/4 से 25% बचा कन्वर्ट हुआ हो है। चुका है तो मैम। जो आपका एक्स है ना, इधर इधर देखो सारे, जो आपका एक्स है वो क्या है? ये ए बाय ए बाय यानी 4 है। x a माइनस x4 दे रहे। ए माइनस ए बाय 4 ये है इसका मतलब। समझे कि नहीं समझे? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए, कंप्लीशन ऑफ ए। समझे? 3/4 बचा है। यस मैम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 3a/4। बोलो। यस मैम। ठीक है, इसको अब सोल्व कर लो जल्दी से। के की वैल्यू लिख लेना यहाँ पे 0.07। मैम 4/3 नहीं आएगा? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? यस मैम हमारा 1/4 कन्वर्ट हुआ है ना मैम। हाँ जी बेटा। 1/4 हमारा कन्वर्ट हुआ था मैम। 25% कन्वर्ट हुआ था मैम। 75 बचा ना हमारा। हाँ तो ठीक तो है। a माइनस ए बाय 4। हाँ 4 इतना ही सीख तो लिखा है। या तो वैसे लिख लो जैसे तुम बोल रहे हो, या ऐसे लिख लो, आंसर तो सेम ही आएगा ना। देखो ना। मैम 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/4 का क्या मतलब हुआ प्रियांशु? 25% हुआ ना, तो बचा कितना? Yes, ma'am. 75%। तो मैम वो 75%। आपने पहले लिखा था ना, वो आंसर लगा हुआ था फिर अच्छा मैंने अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं 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 मैंने गलत लिख दिया था गलती से। 4/3 आएगा। ठीक है मैम 4.2 आ रहा है। 4.2 आ रहा है। सब एक बार बताओ। दीपक आ गया क्या तेरा बेटा? निगम यस मैम 4 पे 4.17।
अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि x की वैल्यू कैसे लेनी है, मतलब कितना बचा है ना, कितना रह गया, ये सब करने आ गया ना आप लोगों को। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, देखो नीट के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हैं, वो लगा लोगे आप, इतना मुझे विश्वास है। तो आप क्या करेंगे ना, जेई के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, सो दैट आपको लगे पता कि ये सारे जेई के क्वेश्चन है। हाँ मनीषा, मैम एक बार और समझाना, देखो। मम्मी ने बुला लिया था देखो इसलिए। टाइम, आपको टाइम बताना है फॉर 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए। इतना 1/4 जो है कन्वर्ट हो चुका है, या आप बोलो 25% कंप्लीशन हो चुका है, तो बचा कितना होगा 75%। अब 75% को आप देख लो कैसे लिख सकते हो, 75/100 करके लिख दो, तो देख लेना कि क्या आंसर आएगा। आपका आंसर आ रहा होगा T 4.1। ओके मैम। ठीक है, यस और मैम। चलूं आगे। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है ये। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, है ना, उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है। द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड, कलर चेंज कर लेती हूँ, 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर T1/8 एंड T1/10 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से पढ़ो, और आपको निकालना क्या है, T1/8 डिवाइड बाय T1/10 इंटू 10 का आंसर क्या आएगा। समझ आया क्वेश्चन, समझ में आया किसी को? मैम, हाँ यहाँ पे डिकम्पोजिशन 1/8 है, तो फाइनल कंसंट्रेशन 1/8 होगी। हाँ, यानी कि जो CT है वो क्या होगा, C0/8 होगा। यही तो मतलब है ना, द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना, यही तो मतलब हुआ ना इसका। यस इसका मैम। मतलब क्या होगा, C0/10 होगा। और Yes. निकाल को देखिए इसका, T1/8 क्या होगा बच्चे, इधर देखना, 2.303 बाय K log C0/8, डायरेक्ट लिख दो 8। यस मैम। ठीक है, और अगर मैं T1/10 का लूं तो क्या होगा बच्चे, 2.303 बाय K, तो यहाँ पे लिख दूं मैं log 10। यस। अब क्या करूं, ये दोनों कैंसिल, तो log 8 को आप क्या लिखते हो, 2 की पावर log 2 की पावर 3। 0.9 लिख लो मैम। 3 log 2, डायरेक्ट में 0.9 लिख लेती हूँ, और ये क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, तो बस आंसर 9 आ रहा होगा। यस मैम। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख देना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। कहाँ का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन। मैम इजी है, प्रैक्टिस। मैम इजी था। हो जाएगा। यस मैम। यस। इसका आ गया था ना 4 आंसर, ये भी एडवांस का क्वेश्चन था बेटा। यस मैम। ठीक है, इसका मेरा Yes. 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका हम्म। क्यों 6 समथिंग उतना क्यों आ रहा है भाई, मैं सोल्व करके देखूं क्या, एक बार तुम खुद Yes, भी ma'am. करो। आना तो इतना ही चाहिए। log 4 कितना होता है बताना मेरे को। LN2 की वैल्यू मैम, 0.602 2 log 2 रख लेंगे ना। हाँ, 2 का स्क्वायर 2 log 2 0.6 है ना, और Yes, log 3 मैम, में 0.6 0.5 होता है, याद रख लेना, है ना। तो 6/5 है, डायरेक्ट आ जाएगा इसका आंसर। तो एक बार फिर से करके देखो अर्पिता, क्योंकि बाकी सबका आ रहा है, तो मतलब तुमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया बेटा। ऐसे किया है ना, ऊपर 4 ही लिखा है ना, कहीं पता चले ऊपर 3 लिख दिया हो तो फिर गलत आएगा आंसर। मैम मैंने ऊपर 4 तो लिखा है, लेकिन मैंने log 4 माइनस log 3 करके सॉल्व किया था। हाँ, तो आ जाना चाहिए आंसर। तो 2.303 डिवाइड बाय 0.07, ऐसे क्या होगा ना, log 4.6 और log 3.5, तो आ जाना चाहिए आंसर। तो 2.303 डिवाइड बाय 0.07। हाँ जी मैम LN2 है तो मैम 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, स्क्वायर था, तो आगे जम जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही तो किया ना। तो मैम वो 0 आगे ज्यादा नहीं हो जाएगा मैम, LN2 की वैल्यू हम स्क्वायर है ना, तो आगे 2 multiply- की आगे भी तो लिया ही मैम। आगे तो ले आई ना मैं, 2 इंटू log 2, ओके मैम। तो log 2 0.3 होता है ना, 0.3 इंटू 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0.6। ओके रुको मैं सोल्व करती हूँ, एक सेकंड,
1 मिनट दे दो बस में। 2.303 into 0.1 divide by 0.07. 0.69। मेरा आंसर आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद 39.4। मेरा 3.32 आ रहा है। यस यही आया था मैम यही आया था। मैम 4 के करीब आएगा ना। दो आंसर, अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। वो इसलिए आ रहा है मेरा 3 पॉइंट समथिंग के आसपास, क्योंकि मैंने ये देखो ना 0.07। वैल्यू ली है, ठीक है। वैसे अगर मैं log 3 की वैल्यू बोलूं तो वो अराउंड 0.49 समथिंग होती है। समझ रहे हो आप चीजों को? मैंने जो Yes. हाँ मैंने अप्रोक्स लेके दिया, इसलिए मेरा आंसर भी फिर अप्रोक्स में आ रहा है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लोगे log 4 और 3 की, log 4 और log 3 की, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 4.1। हम log 3 की वैल्यू 0.5 होती है। log 3 की वैल्यू 0.5 अप्रोक्स होती है, लेकिन अगर आप 0.47 मारोगे होती है। 0.47 के आसपास होती है, 0.4748। 0.4771 होती है। हाँ, तभी वो आंसर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर 4.1 ही आएगा। लेकिन ये तो क्या था आप लोगों का, वो था ऑप्शनल था, ऑप्शंस थे इसमें। तो अगर किसी का मान लो 3.29 आ रहा है, उसमें एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 4 के आसपास था बेसिकली, तो वो देखते ही आपको टिक मार्क लगाना था। ठीक है, चलो आगे। अप्रोक्सीमेशन करके ले लिया, इसलिए शायद मेरा रॉन्ग आ रहा है कुछ हाँ आंसर। ठीक है, 3.29 है, ऑप्शन में 4 था, तो आपको वही देख के लगाना था टिक मार्क। चलो आगे आओ। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब बेसिकली आर्हेनियस कौन था? बंदा था एक, जिसने बेसिकली क्या दिया था, आपका टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या दिया था, रिलेशन दिया था। जो इनके दोनों के बीच में रिश्ता है, जो कि बड़ा काम का है, जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो इक्वेशन किसने दी थी? आर्हेनियस ने दी थी, और उसी का नाम भी पड़ गया आर्हेनियस इक्वेशन। तो वो बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी बच्चे, लेकिन बड़ा काम की इक्वेशन थी। K इज इक्वल टू A e रेस टू पावर माइनस EA बाय RT। देखने में बहुत छोटी है ये, लेकिन हम इसके क्या जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज देखेंगे कि इसमें K का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, T e रेस टू पावर माइनस EA बाय RT। मैम EA बाय RT E की पावर है। हाँ, e रेस टू पावर माइनस EA बाय RT, मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, E की पावर में है। ठीक मैम है, EA क्या है? बता रही हूँ अभी, ठीक है। देखो सारे दिख रहा है सबको, ये इक्वेशन है, पहले तो लिख लो इसको, फिर मैं चलती हूँ आगे। एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए हमें, ठीक है बच्चे। ये क्या है, K क्या है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। A का क्या सीन है, लिखो। A क्या है तुम्हारा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हो इसको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसका नाम है बच्चे, जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, और या इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। पीएचडी का क्वेश्चन बता रही हूँ अभी तुम लोगों को, एक मतलब एक पूछा था पीएचडी के इंटरव्यू में कि अगर आर्हेनियस इक्वेशन में, ध्यान से सुनना, आर्हेनियस इक्वेशन में मैं ए को फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल दूं तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? समझे क्वेश्चन को? मैम क्या क्वेश्चन था? फिर से रिपीट कर रही हूँ Yes. कि अगर मैं आर्हेनियस इक्वेशन में, पहले तो उससे आर्हेनियस इक्वेशन लिखवाई ये वाली सिंपल वाली, और फिर बोला कि अगर मैं ए को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलता हूँ, मतलब जो प्रोफेसर थे, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा था ना क्वेश्चन? Yes. तो बेसिकली हाँ बोलो बोलो, आंसर क्या होगा? मैम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है, यूनिट पर सेकेंड होती है, और पर सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी को भी आप किसमें करते हो, पर सेकेंड या पर हर्ट्ज? सेकंड में। समझे? यस तो मैम। फर्स्ट ऑर्डर के केस में ही
आरेनियस फैक्टर जो है हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी उसको बोल देते हैं। उस केस में जो इसका ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, फर्स्ट ऑर्डर रहता है, ठीक है। क्योंकि जो एक, ध्यान से सुनो, जो ए का ऑर्डर होगा, मैं आंसर दे दिया, आप जॉब चाहिए, जो ए का, सुनो ध्यान, मैम जॉब लगवाओ। अरे इधर सुनो, ठीक है, तो पहले मास्टर्स तो कर लो फिर पीएचडी करना, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, जो के की यूनिट होगी बच्चे वो ए की भी यूनिट होगी। ये सिर्फ मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूं ताकि तुम्हें पता लगे कि कहाँ से, देखो कहाँ से तुम्हारे 12th में से क्वेश्चन था वो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना बच्चे, जो के की यूनिट होती है वही ए की यूनिट होती है, यानी कि जो ये EA/RT है, ये क्या होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा, ये तो काम, हाँ बेटा बोलो, यस मैम बोला मैम। कोई कुछ बोल, अच्छा ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईए क्या सीन है। ईए है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैम ये क्या होती है बताऊंगी अभी। एक्टिवेशन एनर्जी, बायो में पढ़ा था। एक्टिवेशन एनर्जी। और ध्यान रखना, आपको पता है एनर्जी में, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जो आप देखते हो, जूल पर मोल में जूल। करते हो, या आप किलो जूल पर मोल में लिखते हो, या आप कैलोरी पर मोल में लिखते हो। जूल पर मोल में देखने को मिलेगी एक्टिवेशन एनर्जी, या किलो जूल पर मोल में, या कैलोरी पर मोल में। और आपको पता होना चाहिए बच्चे, 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, 1000 जूल होते हैं, 1000 जूल। ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस एक मैं रिलेशन बता दूं, तुम्हारे काम आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, वैसे तो इसमें भी आ जाता है। एक मैम, कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.184 जूल। 4.18। ये वैसे तुमने पढ़ा होगा, मैम लेकिन 4.2 कट नहीं जाता। 4.2 है ना, ठीक है, लिख लेना अप्रोक्स करके, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। इसको याद करने का एक तरीका है, 1 कटोरी में 4 जामुन। ये मेरी टीचर ने बताया था मुझको, 1 कटोरी में 4 जामुन, समझे। कटोरी बोले तो कैलोरी, 4 बोले तो 4.1, 4.1। ठीक है, ठीक है, 1 कटोरी में 4 जामुन। चलो ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो तो हमें डिटेल में पढ़नी है ना, एक्सोथर्मिक के लिए अलग पढ़नी है, एंडोथर्मिक के लिए अलग पढ़नी है, ठीक है। टी क्या बच्चे, मैम टी टेम्परेचर और आर बता दो। टी टेम्परेचर है बच्चे, जिसको आप केल्विन में रिपोर्ट करेंगे, और जो हमारी आर है यहाँ पे लिख रही हूँ, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ के आए हैं, मैम। कुछ होता है इसकी। ठीक है। और आर की वैल्यू अगर आप बच्चे जूल में ले रहे हैं तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और अगर आप कैलोरी में ले रहे हैं तो बच्चे 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। तो एक एक चीज का मतलब यहाँ पे क्लियर करो, सिर्फ इक्वेशन को रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो वो इतना घुमा के देता है एग्जामिनर की फिर होश उड़ जाते हैं। तो इसलिए एक एक चीज को ध्यान से देखो, के क्या है, ए क्या है, ठीक है, ई क्या है। मैम कैलोरी में आर की वैल्यू क्या थी? 2 कैलोरी बच्चा, ठीक है। अभी मैं आपको जब कोलिजन थ्योरी बताऊंगी ना बच्चे, जब मैं अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कोलिजन थ्योरी पे, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये क्या चीज होती है। इस पे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। e⁻⁻ क्या होता है, अभी मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो पहली बात ऊपर से जाएगा, क्योंकि उसके पीछे एक कंसेप्ट है जो कि मैं आपको कोलिजन थ्योरी में ही बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे जितना मैंने बता दिया। क्लियर है जी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ए को आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे ए को मैंने क्या बोला बच्चे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला। फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोले तो इसको आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन इन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, कितने कोलिजन हुए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी जो भी है मुझे इससे लेना देना नहीं है। मान लो आपने कंटेनर है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है
कि उसमें उनकी एनर्जी क्या है, मुझे सिर्फ ये लेना देना है कि उसमें कितने आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कितना कोलिजन हुआ कि मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तभी प्रोडक्ट बनता है। उसके लिए कंडीशंस होते हैं कि आपके मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। वो क्या होती है मैं अभी आपको बता रही हूँ। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। तो कुछ कुछ कंडीशन, ऐसा नहीं है रिएक्टेंट को मिलाया प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, हम कोलिजन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, एक को आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल रहे हो, आप इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, यस चलो यस इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो पहले तो ये तो है आप लोगों के लिए डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन को करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पे क्या आती है आपकी एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्या आता है आपका रिएक्शन प्रोग्रेस। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, जितने भी मैं ये प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगी आप समझ जाना कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। कई बार तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बताओ वाई एक्सिस पे क्या था और एक्स एक्सिस पे क्या था। हम क्या होता है ना, कई बार ग्राफ्स रट लेते हैं लेकिन ये सोचना भूल जाते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या था और एक्स एक्सिस पे क्या था। तो ये वाली चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे डायग्राम्स को बोलते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो देखो बच्चे, मैं ना यहाँ पे दिख रहा है ये सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे पास मान लो ये है आपके रिएक्टेंट है, ए है और बी सी है। ठीक है, आप बेसिकली क्या किए, ये आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आपको रिएक्शन करवा के क्या करना है, प्रोडक्ट में बनाना है। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड टूटेंगे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। बनेंगे, बॉन्ड टूटेंगे। लेकिन असली में क्या होता है, हम तो सिंपल पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट लिया प्रोडक्ट बन गया। लेकिन कभी ध्यान रखना, हमेशा ये मैं ऑर्गेनिक में भी पढ़ाऊंगी, कभी भी डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता है। उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स, कुछ ट्रांजिशन स्टेट, या आप बोल सकते हो कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तब जाके वो क्या है प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, अगर मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, सपोज मैं ऐसे जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको प्रोडक्ट में चेंज होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे धक्का मार के यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। यस यस जैसे ही ये इस पे पहुंच गया, जैसे इस ये वैली पे, पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया, इस यहाँ तक पहुंच गया, फिर ये अपने आप प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम है ना। यानी कि मेरे को इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। जी देनी पड़ेगी। यस मैम मुझे इस बैरियर को क्रॉस कराने के लिए, इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कराने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। और जितनी मुझे ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, इसको ही क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जी। टोटल मुझे कितनी चाहिए थी बच्चे, इतनी चाहिए थी मुझे पूरी। इधर देखो, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, लिख लो अपनी नोटबुक में, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल मुझे इतनी चाहिए थी, लेकिन जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे उसके पास इतनी ऑलरेडी थी, इतनी एनर्जी ऑलरेडी थी। तो मुझे कितनी मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़े कि ये बैरियर क्रॉस करके किसमें चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। यही क्या होती है, तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी is defined as the minimum extra amount of energy are required to convert reactant into product. बोलो हाँ या ना। मैम ईआर क्या है? ईआर क्या है मैम? बता रही हूँ, ईआर है बच्चे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लिख लो, आपको एक एक चीज का मतलब बता देती हूँ। ठीक है, ये क्या होगी आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी। ईपी इज व्हाट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये माइक किसका होना भाई, ठीक है। ETH क्या बच्चे, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। देख पा रहे हो? यस ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। लिखो लिखो, ये किसकी बात कर रही हूं मैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रही हूँ। मतलब जो
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना लेगा लेकिन पुट्ठा काम नहीं होगा इसमें, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनाएगा ये। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं क्या कि थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होगी, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। यस मैम। यस बोलो, लिख सकती हूँ? यस बहुत बढ़िया। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जब तक आपके मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी वो तब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तब तक प्रोडक्ट। रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है बच्चे, मतलब ये इरिवर्सिबल के लिए आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। बनाओ इसको और लिखो, फिर मैं आगे चलती हूँ, कुछ पॉइंट्स बताने आपको। अभी तो मैं आपको एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ बताऊंगी, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी मैंने इसलिए बता दी क्योंकि अभी हमने आरएनएस इक्वेशन देखी है बच्चे। हाँ अर्पिता बोलो। मैम इसमें जो मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी है उसको हम एंथैल्पी कहेंगे ना? आ रही हूँ मैं उस पे बेटा। एंथैल्पी किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी को बोलते हैं, वो मैं अभी उस पर आ रही हूँ। ठीक है, इतना बना लिया? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ अभी हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं बच्चे। ठीक है, तो बनाए हम। इधर देखो, इसमें मैं आपको कुछ नई नई चीजें भी बताने वाली हूँ। पहले ग्राफ जो है वो बच्चे वो किसके बीच में है? ln के वर्सेस 1/t के बीच में है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यस मैम। अभी दोबारा आऊंगी मैं उस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। अब आपको किसके बीच में बताना बच्चे? ln के वर्सेस 1/t, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड ln लेना पड़ेगा। प्रियांशु यस मैम। लो, फिर लो। ln के इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। बताओ हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो अब मैं क्या करती हूँ? ln के वर्सेस 1/t, तो थोड़ा सा आप देख पाएंगे कैसे टाइप की इक्वेशन बन रही है। इसको मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखो, आप ये बाय ये ऐसे लिखो, तो आप ये क्या है बच्चे? एक्स एक्सिस पे है। ऐसे हमने Yes, बहुत ma'am. सारे ग्राफ कर लिए। ये वाई एक्सिस पे है, तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, और ये क्या Yes, हो जाएगा? ma'am. इंटरसेप्ट। यानी कि आपका स्लोप क्या है? ये है। इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये वाली वैल्यू है आपकी माइनस EA बाय R। ये Yes, क्या है? ma'am. एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और इसका इंटरसेप्ट क्या है बच्चा? ln a। बोलो समझ में आया नहीं आया? ऐसे हम बहुत सारे मैम दोबारा ग्राफ बता दो मैम। बताती हूँ। ln के वर्सेस 1/t आपको जो है ग्राफ, ध्यान रखना t यहाँ पे टाइम नहीं है, कहीं पता चले टाइम लगा दिया ना। टेम्परेचर है। जनरली हम क्या करते हैं बच्चे? टेम्परेचर को हम कैपिटल T से दिखाते हैं, टाइम को हम स्मॉल t से दिखाते हैं। तो केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में देना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रियांशु इधर देख बेटा, ln के y एक्सिस पे था, 1/t जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है वो x एक्सिस पे है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c नहीं हो गया? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मैम ये मैम ई माइनस ये की बाय RT है ना, ये बता दो ये ई कहाँ गया? कौन सा? ये वाला? एलएन ले लिया ना मैम ने। मैंने क्या किया बच्चे? ln ले लिया ना दोनों साइड, तो अगर मैं ln लूंगी तो ln e क्या होता है? 1 होता है। ln e क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आओ आगे। log k वर्सेस 1/t, log k वर्सेस 1/t। अब कुछ नहीं करना, सेम वही इक्वेशन ऊपर वाली एज इट इज कॉपी कर लो। कर ली? अब आपको क्या मैम करना है? फिर से एलएन लेंगे। हाँ ले लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपको जस्ट सिखा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ln को log में चेंज कैसे करोगे बच्चे? आपको पता है ln क्या होता है? 2.303। यस मैम। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ रिएक्शन देते रहो। अगर पता चले मुझे सिर्फ 5 बच्चे ही सुन रहे तो मेरा कोई फायदा नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है, अच्छा तो कैसे चेंज करूंगी देखना एक बार। log k इज इक्वल टू log a, जो 2.303 था, क्या मैं उसको यहाँ पे नीचे लिख सकती हूँ? यस मैम, बिल्कुल मैम। ठीक है, मुझे बता दो अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया, मैं दोबारा वो करके बता दूंगी। इसमें क्या मैंने ln को मैंने क्या कर लिया बच्चे? 2.303 log लिख लिया,
और वो 2.303 क्या आ गया बेटा, नीचे आ गया। मैम लॉग ए को जो लॉग के लिखा आपने। अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे। मैम इसका भी स्लोप ऐसे ही बनेगा ऊपर वाले की हाँ। तरह। बिल्कुल, इसका बनाओ बच्चे, ग्राफ बनाओ। किसके बीच में है, log k वर्सेस 1/t। अब यहाँ पे भी सेम आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा, लेकिन इस बार जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R होगा। क्या होगा, R होगा। ध्यान से देख लो, इतना इंपॉर्टेंट है, भर भर के कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इससे रिलेटेड मॉड्यूल में। ठीक है ठीक है, और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, log A होगा। फिर बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 to 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलूं आगे, पहले क्लियर Yes, कर sir. लो, पहले कंफर्म करो कि मैम आ गया समझ में, देन फिर मैं आगे मूव करूंगी। एक और ग्राफ और रह गया आपका, और कुछ कुछ चीजें भी बतानी है जो आपके जेई में पूछी गई हैं। हो सकता है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना बच्चे, जो जेई मेन में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीट में। तो हमें ध्यान रखना है, जो जेई के क्वेश्चन पहले आते थे ना, 2010, 12, 17 में आते थे, वो वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते थे जो अब आते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीट में, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग करें। ठीक है, सबके पास जेई मेन की बुक है ना, मैंने पीडीएफ वो ई बुक वाले फोल्डर में अपलोड करी है, यस मैम। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब एक मैम ग्राफ है। एमटीजी वाली, हाँ जी बेटा, एमटीजी वाली। नहीं नहीं नहीं, ये वाली 71 जेई मेन वाली होगी एक बुक। ओके मैम। वो जो एमटीजी वाली है ना नीतिका, वो नीट की है। ठीक है, एक बार देखना, के वर्सेस टी के बीच में क्या सीन है। मैम ये तो बहुत सिंपल है, ये क्या हमें पता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, है ना। कैसे बढ़ेगा वो थोड़ा देखते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा। हाँ, इधर देखो एक बार, अगर मान लो बच्चे मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, तो जो मेरी EA/RT वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, छोटी। बोलो ना, अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ा रही हूँ तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी मेरी, छोटी। और छोटी बोले तो नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव वो में बढ़ value कम जाएगी। हो बढ़ यानी कि वो किस जाएगी। तरफ जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो के भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। फिर से बताऊं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, नहीं सुंदुस इस संडे नहीं होगा बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल EA/RT की वैल्यू हो जाएगी कम। नेगेटिव में वैल्यू कम होने का मतलब है वो पॉजिटिव साइड जा रही है, इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ रहा है वो, यानी कि के जो है आपका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे इंक्रीज होगा देखना ध्यान से, इक्वेशन में एक्सपोनेंशियली है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। समझे कि नहीं समझे। यस मैम। यस मैम। यस तो Q वर्सेस T। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुम लोगों को, आज अगर मान लो बच्चे टेम्परेचर तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाए, या तो मान लो पेपर में लिखा हो इनफाइनाइट या लिखा हो हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये वाला टर्म बनेगा। एक बार सोचना सारे। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट इज 0, यस E की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। और अगर E की पावर 0 1 हो जाएगा तो K किसके बराबर आ जाएगा, एक के। समझ आई यस सबको, मैम। तो थम्स अप दो। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जो A की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। बोलो, यस मैम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। क्यों, टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो आप लिखना चाहते हो वही लिख सकते हो। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, मैं लाऊंगी वो क्वेश्चन, 2016 में था, पता नहीं किस में था, मैं ढूंढ के लाऊंगी, आज मैं देख रही थी बट मैंने उसका वो लेना भूल गई थी, उसका स्टेप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे चलूं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 3 ग्राफ क्लियर है आप लोगों को। मैम Yes, इसका ग्राफ ma'am. कैसा बनेगा, इसका ग्राफ, मैम ये इनफाइनाइट वाला। इसका ग्राफ नहीं बनाना ये तो सिर्फ कंसेप्ट था आपका।
इस इक्वेशन को यूज करके कंसेप्ट था जो मैं बताना भूल गई थी, ठीक है। चलो, ये 3 ग्राफ है जो आपको करने हैं अर्पिता, ये K वर्सेस T, ln K वर्सेस 1/T एंड log K वर्सेस 1/T, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। चलो, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। डेरिवेशन करवाऊं या डायरेक्ट लिखवाऊं, जल्दी बताओ। डेरिवेशन मैम। मैम डायरेक्ट लिखवा दीजिए। चलो, नहीं, कुछ बच्चे बोले डेरिवेशन, तो डेरिवेशन करा देते। इधर आओ, मान लो बच्चे आप कोई रिएक्शन है आपके पास, उसका रेट कांस्टेंट है K1, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका, ध्यान से सुनना, जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होगा, T1। जनरल बात कर रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन करने ना। मान लो उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 से होके हो चुका है K2, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, K2 क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मैम ए तो आपने बोला कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, तो टेम्परेचर बढ़ने से तो कोलिजन बढ़ना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू में भी चेंज आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो आप यहाँ पे A1 और A2 क्यों नहीं लिख रहे? तो बच्चे, जब ये रिलेशन डिराइव किया गया था ना, तो पहले यही एज्यूम किया हुआ था कि जो A में चेंज आएगा ना, वो कुछ खास चेंज नहीं आएगा, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? जब ये इक्वेशन डिराइव की गई थी तो वो पहले ही एज्यूम कर लिया गया था कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन उस टेम्परेचर के बढ़ने से कुछ खास चेंज नहीं आ रहा है ए में, तो हम क्या करके मान के चल रहे हैं, उसको कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये वाली कंफ्यूजन होगी आपकी दूर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, K2 को डिवाइड करेंगे K1 से, तो क्या बन जाएगा मुझे बताओ जल्दी, क्या बन जाएगा? माइनस EA/R 1/T2 माइनस 1/T1। यस मैम, 1/T2 माइनस 1/T1 यही बनेगा, कंफर्म करो। यस मैम, यही बनेगा। तो अगर मान लो मैं ln ले लूं दोनों साइड, तो ln K2/K1 क्या हो जाएगा, माइनस EA/R 1/T2 माइनस 1/T1। ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में रहती है, तो अगर आप माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं आगे, तो अंदर ध्यान रखना फिर 1/T1 माइनस 1/T2 करो, क्योंकि मेरे को हैबिट हमेशा से इतने साल हो गए यही लिखने की है, तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ। समझ रहे हो? एक्टिवेशन एनर्जी आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू, तो इसके लिए मैंने क्या किया, बाहर माइनस का साइन लगाया और अंदर क्या लिया है, 1/T2 माइनस 1/T1। और अगर मान लो मैं इसको log में चेंज करूँ तो क्या आएगा, log K2 by log K1 माइनस EA by 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको मैं क्लाउड में बंद कर देती हूँ, आप भी कर दो, और ये लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलो, इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अभी तो टाइम है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। अभी तक क्या किया हमने, आरएनएस इक्वेशन देखी, उसके ग्राफ देखे, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता था वो हमने देखा, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को समझा। अभी मैं दोबारा से इसी पे आऊंगी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे, जिसपे हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और नीट जेई लेवल का हमें पढ़ना है उसमें, ठीक है। और आरएनएस इक्वेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इक्वेशन से रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको ये पता होना चाहिए के क्या है, ए क्या है, ये क्या है, आर क्या है, टी क्या है, इनके यूनिट क्या लेते हैं, के ए के बराबर होता है e⁻⁻ क्या होता है, जो कि मैं कोलिजन थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी आप ए को बोलते हो, तो यूनिट जो आपकी रिएक्शन होगी उस केस में फर्स्ट ऑर्डर होगी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे अभी तक, बस यही किया है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम आते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे, लेकिन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को कराने से पहले मैं थोड़ी सी आपको चीज ये बताने वाली हूँ। जैसे आपको पता है बच्चे, अगर आप मान लो रिएक्टेंट ले रहे हो ये, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक में, ये मैं बार बार रिपीट करूंगी, वैसे आप ये 11th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे, जो आपका जीओसी वाला चैप्टर था, कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता,
है ना, या तो उसमें इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बनता है। में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज मैं आपको वही थोड़ी सी बताने वाली हूँ। ठीक है, आपको पता है ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, A2 + P2, और आपको पता है क्या होता है, इधर देखो, आपको पता है नए बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने वाले ब्रेक होते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो ये AB के बीच में नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया है, पुराने बॉन्ड टूटने शुरू हो गए हैं और नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। तो अगर मैं इसको लिख के बताऊं, ये क्या है, जो आपका नया बॉन्ड बन रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म, और ये क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रोकन। बोलो हाँ या ना। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ऑर्गेनिक लेके आ रही हूं मैं इसमें। जो आपकी 4 मेंबर्ड रिंग होती है ना, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। मैम ये क्या बता रहे हो आप, ये मैं ऑर्गेनिक में डिटेल में बताऊंगी आपको। एंगल स्ट्रेन की वजह से आपकी जो 4 मेंबर्ड रिंग्स होती है या 3 मेंबर्ड रिंग्स होती है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है। आपकी एक थ्योरी होती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, थोड़ा सा बताऊंगी मैं ऑर्गेनिक में जब आऊंगी। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान रखो कि मैम ने बताया था कि 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट तो जम्मा ही स्टेबल नहीं होती, और हमेशा से हम ये रट्टा मारते आ रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम कम होता है, तो फटाफट से क्या कर लेती है, वो प्रोडक्ट में चेंज कर लेती है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होती है एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो फटाक से क्या हो जाता है आपके, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। रीजन ये होता है उसका कि जो आपकी 4 मेंबर रिंग बनती है वो स्टेबल ही नहीं होती है। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन की। ठीक है, तो यानी कि मैं इसमें आपको ये समझाना चाह रही हूँ बच्चे कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, अगर आप सोचते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाता है, तो ऐसा नहीं है। बीच में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, या आप इसको और क्या बोल सकते हो बच्चे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, नई चीजें हैं आई नो, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज करोगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आता है एक्सोथर्मिक के केस में, मैम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनता है। पहले तो मुझे ये सोच के बताओ, जब आप लोगों ने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत चीजें पढ़ी होंगी, राइट, आप लोगों को पता है एक्सोथर्मिक में जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है, कम होती है मैम। और आप बोलते हो कि उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, यानी कि जो आपका नेगेटिव होता प्रोसेस रहता होता है। है, सुन लो, जो आपका प्रोसेस होता है वो फेवरेबल होता है, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की साइड जाना चाहती है। तो जब भी आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और आपका जो प्रोसेस होता है वो कैसा रहता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं जिसमें मुझे हीट देनी पड़ रही है, कुछ रिएक्शंस में आपने देखा होगा हीट रिलीज हो रही है, जैसे हमने हैबर प्रोसेस देखा था, है ना, उसमें क्या हो रहा था, N2 ले रही थी मैं, हाइड्रोजन गैस ले रही थी, और उससे अमोनिया ले रही थी, है ना, बन रहा था। तो हमने देखा था जो वो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि जो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन थी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी, वो क्या थी, फेवरेबल थी। याद आ रहा है? अगर बच्चे मैं इसका प्रोफाइल डायग्राम आप लोगों को बना के दिखाऊं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे वही लिख लेना बच्चे, एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस लिख लेना। तो अगर मैं इसका बना के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी इस तरह से जो है वो ग्राफ देख पा रहे हो सारे, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है यहाँ पे, कम है, ठीक है, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम। सारे बनाओ अपनी अपनी नोटबुक में, सारे बनाओ। मैम बना ली। ठीक है, चलिए, अब क्या है, आपको पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। अब आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान देना, ये मैं किसके लिए लिख रही हूँ, अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिख रही हूँ। रिएक्शन। ठीक है, चलो इधर देखो, ये क्या है, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी एनर्जी है इतनी, प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी, इसको हम बोलते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है। और ये क्या होती है आपकी बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट, या आप बोल सकते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझे? ये क्या बच्चे, प्रोडक्ट की एनर्जी, अगर मान लो आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बनाना हो, क्योंकि मैं रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ, तो इसके लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी,
ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो हाँ या ना। यस और टोटल कितनी चाहिए, वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलिए। यस मैम। अभी अर्पिता ने एक टर्म यूज किया था डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, जो आपने रिएक्शन करवाई है ओवरऑल हीट चेंज, क्योंकि देखो बच्चे आपको पता है हर रिएक्शन में बॉन्ड टूटते भी है बनते भी है ना। ब्रेक होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा ओवरऑल प्रोसेस कैसा है, नेगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो अब अभी हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक के लिए। तो जो बच्चे डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। ये देखो अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम में दिखाऊं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है इधर देखो, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच। आपको बिल्कुल ऐसे बनाने हैं डायग्राम, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे हम फंसे ना उसमें बेटा, हम फंसे ना। ठीक है, तो पहली चीज हम इसके अब पॉइंट्स लिखेंगे कि इस ग्राफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने लिख लिया प्रोडक्ट की एनर्जी लेस देन होती है रिएक्टेंट की, डेल्टा एच ये होता है, राइट। उसके बाद क्या लिखूंगी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो किसके बराबर है बच्चे, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आप ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं ये लिख सकती हूँ, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस डेल्टा एच। देखना एक बार ध्यान से। यस मैम। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे डेल्टा एच बताना सोच समझ के, क्या है नेगेटिव है, तो मैं इसको क्या लिखूं, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी आपका डेल्टा एच ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। डेल्टा एच क्या हो गया आपका, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। क्या ये चीजें क्लियर हुई, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं। यस मैम। डेल्टा एच वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। वेरी गुड, ठीक। ओह सॉरी, मेरे को लगा कुछ बता रही हूँ। हाँ, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच बेसिकली आपका एंथैल्पी है, चेंज है। तो चेंज किसके बीच में निकालोगे, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ऐसे निकालते हो ना। ठीक है, तो ये देखो ना, ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है, क्या नाम है नितिका, इधर देखिए, और ये Yes, आपकी ma'am. प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस ही क्या होता है, तुम्हारा डेल्टा एच होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है बच्चे, डेल्टा एच होता है। तो ये किसके लिए था, एक्सोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक के लिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए क्या ये सही है। चेक करो सारे बच्चे, चेक करो। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज्यादा है रिएक्टेंट से। यस मैम। और क्या दिख रहा है आपको कि जो डेल्टा एच है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि हीट आपको देनी पड़ रही है। यस मैम। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसमें भी क्या है बच्चे, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी गुड। डेल्टा एच को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, सेम लिखूं, ई ए फॉरवर्ड ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, क्योंकि इस वाले केस में जो फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है बैकवर्ड में। लेकिन हमें पता है हमें डेल्टा एच क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। यानी कि चाहे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों में डेल्टा एच और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बच्चे, सेम। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बोलो। यस मैम। मैम डेल्टा एच ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड के बाद नीचे क्या लिखा है आपने? किसमें बेटा, ये इसमें ब्रैकेट में, यस ई ए फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड। डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आपका है एंडोथर्मिक के लिए क्या ग्राफ। ये लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, ये तो ठीक है मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात करी थी, लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बता रही थी ये। यस। लेकिन अगर मान लो मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लूं तो क्या चलेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सारे स्टेप आएंगे मैम बहुत डिक्रीज सारे होती step जाएगी। देख पा रहे हो आप, मुझे ए से ई तक पहुंचने के लिए पहले बी पे जाना पड़ेगा, फिर सी पे जाना पड़ेगा, फिर डी पे जाना पड़ेगा, देन मुझे ई मिलेगा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम। देख। ए से बी में जाओगे एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, बी से सी में जाओगे तो
दूसरी ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, बी से सी से डी में जाओगे तो तीसरी डी से ई में जाओगे तो फोर्थ। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हो, मान लो ये एक्सोथर्मिक के लिए मैंने बनाया हुआ है इसमें, तो आप देख पा रहे हो अलग अलग आपको क्या मिल रही है ट्रांजिशन स्टेट। तो जो ये वैली है बच्चे इधर देखना, ये जो सॉरी इसको मैं बोलूंगी हम, जो ये पहाड़ की तरह ऊंचा हुआ है, उठा हुआ है जैसे ऊंट के ऊपर होता है वो, उसका आप क्या बोलते हो हम। तो ये हम क्या शो कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन एनर्जी शो कर रहे हैं। और ये जो वैली है वैली वो क्या शो कर रहे हैं, इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट। और ध्यान रखना बच्चे, जो एक फॉर्मूला बता रही हूँ बड़े काम का, जो आपके ट्रांजिशन स्टेट होती है ना उसका फॉर्मूला होता है इंटरमीडिएट प्लस 1। ये आया हुआ एक बार क्वेश्चन, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब देखो ना अब इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, 4 है, इंटरमीडिएट कितने हैं, 3 है, देख पा रहे हो, 1 Yes, 2 3, 1 2 3, समझ पा रहे हो। यस मैम। यस 1 2 3 plus ठीक है, 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़े काम की चीज है। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन कैसे आता है, सिर्फ यही आता है कि आपको मान लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दे और आपको ये बताए पूछे कि बताओ भाई इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा। मैम ये टीएस ट्रांजिशन स्टेट लिखा है ना आपने? हाँ हाँ ये टीएस ट्रांजिशन। हाँ अनुष्का बेटा क्या बोलो, मैम ये डायग्राम अभी बना ले, नेक्स्ट क्लास में दोबारा करवाओगे आप? नहीं मैं दोबारा तो नहीं करवाने वाली हूँ, लेकिन हाँ नोट्स आपको भेजूंगी और नेक्स्ट क्लास में मैं रिवाइज करवा लूंगी। हालांकि हमें इसके बाद कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करना था और कुछ क्वेश्चंस करने थे, बट कोई बात नहीं, ये चैप्टर मेरे को लग रहा है 2 दिन और 2 लेक्चर और लेगा पूरे के पूरे। मैम अटेंडेंस। हाँ जी हाँ अटेंडेंस। अटेंडेंस मैं ले रही हूँ बच्चे, आप लोग ये तब तक नोट डाउन कर लो। एक सेकंड, सॉरी मैंने स्क्रीन ही वो बंद कर दी, 1 मिनट।